माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का, जो है आपका वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हमें क्या क्या पढ़ना है एंड वेक्टर अलजेब्रा के बाद सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपकी 3D ज्योमेट्री। तो ये दोनों मिला के एक आपकी अलग से यूनिट है। जैसे आपकी अलजेब्रा एक यूनिट थी जिसमें आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, फिर कैलकुलस जिसके अंदर 5 चैप्टर। अब एक नई यूनिट है जिसमें आपका वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री, ये दोनों चैप्टर्स हैं। ठीक, हमारे सिलेबस में अभी हमारा वेक्टर अलजेब्रा, 3D प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड एक छोटा सा रिलेशन फंक्शन चैप्टर बचा हुआ है जो हम जल्दी से फिनिश कर लेंगे। 3 इंपॉर्टेंट है, वेक्टर अलजेब्रा, 3D एंड प्रोबेबिलिटी। ये 3 फिनिश तो मतलब सिलेबस आपका 95% कंप्लीट हो जाएगा। सो वेक्टर अलजेब्रा में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा है क्या? अभी तक हम अलजेब्रा पढ़ते आए थे कि किसी चीज का एडिशन हो रहा है, किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, वो हमारी अलजेब्रा होती है। वेक्टर अलजेब्रा मतलब वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है, वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जैसे वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में आपने दो चीजें देखी होगी, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो चीजें आपने देखी होगी क्लास 11th में फिजिक्स की स्टार्टिंग में। आज जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले ये पता हो कि वेक्टर क्या होते हैं एंड इसमें हम कुछ नई टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपका वेक्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि वेक्टर क्या होता है, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। आई थिंक आप लोगों ने ये चीजें पढ़ रखी होंगी क्लास 11th फिजिक्स में। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद हम चलेंगे वेक्टर एडिशन पे। वेक्टर एडिशन एंड प्रॉपर्टीज। हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे एंड उसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज की। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, कम्यूटेटिव होता है या नहीं, एसोसिएटिव होता है या नहीं, एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि किसी वेक्टर में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट मोटा मोटा देखा जाए तो ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर है। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूं तो हमारा वेक्टर क्या होता है। अगर आपसे मैं दो क्वेश्चंस पूछूं कि लिख देता हूं मैं बोर्ड पे। सबसे पहला क्वेश्चन की व्हाट्स योर हाइट, ठीक, एंड दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये ले लेते हैं कि हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर पास, हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर पास द बॉल टू हिज टीममेट्स। ठीक, ये दो क्वेश्चन है आपके सामने कि हाइट क्या है एंड अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है तो वो अपनी टीममेट्स को पास कैसे देगा। ठीक, अब आपकी हाइट कुछ भी हो सकती है, 5, 5, 6। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देना होगा तो आप सिर्फ एक नंबर बताओगे कि 5 फीट है, 5 फीट 6 इंच, ऐसे करके आप सिर्फ नंबर बता रहे हो। बट अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे अगर हम फुटबॉल मैच हो रहा है, ठीक, एंड एक को अपने प्लेयर को देनी है पास। यहाँ पे आपका एक गोल पोस्ट बनी हुई है एंड यहाँ पे आपके कुछ प्लेयर्स हैं एंड इनको देनी है पास। ठीक, यहाँ पे इसका दूसरा प्लेयर खड़ा है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, डायरेक्ट यहां से गोल कर दे या फिर इसको पास करे। अब इसने देखा कि पास करना है तो सबसे पहले मेरा प्लेयर कहाँ होगा। पास करने के लिए क्या पता होना चाहिए, प्लेयर कहाँ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके माइंड में आया कि प्लेयर कहाँ है मेरा। ठीक, उसके बाद उसने देखा कि मेरा प्लेयर इतनी दूर खड़ा है इस डायरेक्शन में। ठीक, तो उसने सोचा कि अब मैं कितनी पावर से किक मारूं कि वहां तक बॉल पहुंच जाए। तो दूसरा क्वेश्चन आया कितनी। ठीक, तो कहां मतलब डायरेक्शन, एंड कितने में आ गया आपका मैग्नीट्यूड, आपका मैग्नीट्यूड। ठीक, अब इसको ये सिर्फ पावर की हेल्प से पास नहीं दे सकता, इसको डायरेक्शन भी चाहिए, कहीं भी पास नहीं दे सकता। ठीक, अगर इसको डायरेक्शन भी पता है तो इसको सफिशिएंट पावर लगानी पड़ेगी पास पहुंचाने के लिए अपने प्लेयर तक। ठीक,
तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें आपका डायरेक्शन भी होता है एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। एंड जिसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है आपका वेक्टर। ये चीज आपका बन गया वेक्टर। इसको अगर पास देना है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी जोर से किक मारी जाए, ठीक, एंड कहाँ किक मारी जाए। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों जरूरी है। तो ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा भी एक क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी, जो होती जिसमें होती तो डायरेक्शन है बट वो वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, अब अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स में देखा जाए तो वेक्टर क्या होता है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये भी मेरी एक लाइन, ठीक, इनफाइनाइट लाइन है, मतलब नीचे से स्टार्ट हुई है ऊपर तक जा रही है। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ, इसमें डायरेक्शन है, ठीक, डायरेक्शन है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरा केस लेते हैं, सेम लाइन है बट ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक, सेम लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें से हमारा कोई भी वेक्टर नहीं होगा। क्यों? हमारे पास डायरेक्शन तो है बट मैग्नीट्यूड नहीं है। हमारे पास डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड नहीं है। इन दोनों केसेस में ही हमारे पास डायरेक्शन है, ये नीचे से ऊपर जा रही है बट ये नहीं पता कितना, मतलब कितना ऊपर जा रही है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। एंड ये ऊपर से नीचे आ रही है, डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड नहीं है। सो ये भी आपका वेक्टर नहीं है। अब एक थर्ड केस लेते हैं, हमारी सेम लाइन है, डायरेक्शन भी इसकी ऊपर की तरफ है बट हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना दिया एक ए बी एंड इसको हमने नाम दे दिया ए वेक्टर। ठीक, तो ये हमारा वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये आपका मैग्नीट्यूड भी है कि हम सिर्फ इतनी दूर की बात कर रहे हैं ए बी की, ठीक, एंड डायरेक्शन भी है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहले ए पड़ेगा, तो ए हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट एंड बी हमारा हो गया फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट, फाइनल या फिर टर्मिनल पॉइंट। तो वेक्टर के लिए हमारे पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए एंड मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड नहीं है, दोनों चीज कंपलसरी है। मैथ्स की टर्म्स में देखें तो ये लाइन आपके सामने है, ये मैग्नीट्यूड इसका फिक्स नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, डायरेक्शन है लेकिन ये वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जबकि यहाँ पे थर्ड केस में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। जहां से जाएगी उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट एंड जहां पे रुक जाएगी, जहां तक जाएगी, वो होगा हमारा फाइनल या फिर टर्मिनल पॉइंट। ठीक, तो ये हमारा होता है वेक्टर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर मेरे को यही रिप्रेजेंट करना है तो ए लिखूंगा पहले, बी एंड उसके ऊपर ये ऐसे एरो। ठीक, तो ये होता है हमारा वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक, ये तो हो गया हमारा वेक्टर पूरा रिप्रेजेंट करना है कि इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होगी। अगर कोई सिर्फ पूछेगी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा ए बी वेक्टर एंड इसको मॉड के अंदर लिख दूंगा, यहां पे ब्रैकेट्स आपके नहीं लगेंगे। ठीक, अगर पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे, इसमें आपका होगा डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों। ठीक, अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है एंड अगर इस तरह से किया गया है कि मतलब वेक्टर बना के मॉड लगा दिया गया है, तो इसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से। अब अगर वो यहाँ पे ए बी का नाम की जगह ए लिख दे कि ए वेक्टर या फिर ए वेक्टर का मॉड, तो ये भी सेम बात है, मतलब ए बी या फिर ए बोलो, यहां तक को मैंने ए नाम दे दिया। तो अगर आप ए बी नाम दो या फिर ए नाम दो, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप नाम लिखो एंड उसके ऊपर आपने एरो लगा दिया। कई केस में आपको दिखेगा कि सिर्फ आपका डैश बना रखा है, तो ये भी आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, बट 90% केसेस में आपको ये मिलेगा कि ऊपर एरो लगा रखा है। ऊपर एरो लगा है तो वेक्टर पूरा है, मतलब डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है। मॉड लगा रखा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। सो आई होप आप लोगों को वेक्टर पता चल गया होगा क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर होता क्या है। ठीक, एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट से। पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद 2D स्पेस एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 3D स्पेस। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं एक पॉइंट बना लूं, पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूं 3D। ठीक, जहां पे हमारा ये ग्राफ है, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये वाई
एंड ये हो गया मेरा z। ठीक, ये हमारा ओरिजिन O। अब मैंने क्या करा, लेट पॉइंट P, ये हमारा P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z। x y z इसके हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक, इसको मैं उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैं मान लेता हूँ हमारा P पॉइंट है एंड इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। मतलब x एक्सिस पे वो x मूव करा, y एक्सिस पे y एंड z एक्सिस पे z। ठीक है, ऐसे करा है वो, x एक्सिस पे x, y एंड z, x y एंड z। यहाँ पे कहीं आपका ओरिजिन है। ठीक, ये चीज समझो आप। हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ठीक, देन द वेक्टर, यहां पे मैं वेक्टर लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा वेक्टर OP। इसको कैसे पढ़ेंगे, देन द वेक्टर OP। अगर आपको रीड करना है तो ये वेक्टर OP पढ़ा जाएगा, एंड अगर लिखना है तो OP एंड ऊपर एरो। ठीक, वेक्टर OP विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर करनी है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो एक पॉइंट का होता है, किसी लाइन का नहीं होता, किसी और चीज का नहीं होता, ये एक पॉइंट का होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक, आपने एक पॉइंट बनाया, उसको आपने ओरिजिन से जोड़ दिया, वो जो भी लेंथ होगी, जो भी डायरेक्शन होगी, वो आपका कंबाइंड करके पोजीशन वेक्टर बनेगा। सो मैं यहां से O से लेके P तक इसको जोड़ देता हूं। ठीक, O से मैंने P तक इसको ज्वाइन करा, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम O टू P, मतलब ये आपका होगा इनिशियल पॉइंट एंड आपका जो P है वो होगा आपका फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट, जो भी बोलना चाहो आप। तो ये जो OP है ये है आपका वो क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये OP, इसको मैं अगर नाम दूं R वेक्टर, तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक, ये चेंज हो सकता है अगर मैं ओरिजिन चेंज कर दूं। हमने 11th क्लास में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा कोनिक सेक्शन में, ओरिजिन शिफ्टिंग। ओरिजिन आपका शिफ्ट हो सकता है कि क्या पता मैं ओरिजिन पकड़ के यहाँ पे रख दूं, तो ये हो जाएगा मेरा। ठीक, इसको आपको अगर विजुअलाइज करना है तो ऐसे करो, ये पॉइंट है हमारा x y z पे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। x में ये कितना मूव करा है, x यूनिट्स, x यूनिट इधर, y यूनिट इधर एंड z यूनिट इधर। तो यहाँ पे पॉइंट पहुंच गया एंड हमारा ओरिजिन यहाँ पे था। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो वेक्टर है, इसको बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर। किसका, इस पर्टिकुलर पॉइंट का, x y एंड z, इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा विद रेस्पेक्ट टू O। यहाँ पे हमारा ओरिजिन चेंज भी हो सकता है। हमने कई केसेस में देखा है कि हमें अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम अपना ओरिजिन चेंज कर लेते हैं। ठीक, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो किसकी रेस्पेक्ट में, इसकी रेस्पेक्ट में। अगर मैं ओरिजिन शिफ्ट करके यहां पे ले आऊंगा अपना, ठीक, यहां पे ले आया मैं एंड इसका ओरिजिन है O डैश, तो मेरा नया पोजीशन वेक्टर बनेगा ये। ठीक, मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ओरिजिन से उस पॉइंट तक इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जो हमारा पॉइंट है वो होगा फाइनल, ओरिजिन होगा इनिशियल। ठीक, अब इसमें हम वो इसकी डायरेक्शन तो हो गई फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। डायरेक्शन क्या हुई इसकी, फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। यहां से ये सब अब हटाते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट। जो भी पॉइंट हो, यहां पे मैंने P पॉइंट का एग्जांपल लिया, चाहे पॉइंट A, पॉइंट B, कुछ भी हो, तो आपका ओरिजिन से लेके पॉइंट तक जो भी आपका वेक्टर बनेगा वो होगा आपका पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर में सिंस दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन हमने क्या देखी, ओरिजिन से लेके पॉइंट तक। अब मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो ये लेंथ है, यहाँ पे आपका P था, तो ये जितनी लेंथ है आपकी ये वाली, ये होगा आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 99% केसेस में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, डिस्टेंस या फिर दूरी। अगर मैं ओरिजिन पे हूँ, ठीक, मैं ओरिजिन पे बैठ गया एंड पॉइंट P वहां पे है, तो मेरे को दिखना है कि पॉइंट P कितनी दूर है, वो होगा मैग्नीट्यूड। ठीक, ओरिजिन पे बैठ जाओ एंड यहां से आप देखो कि पॉइंट P कितना दूर है, जितनी दूर पॉइंट P होगा वो होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर। पॉइंट P, पॉइंट A, कुछ भी हो सकता है।
तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो गया, ओपी डिस्टेंस, ठीक। एंड मैग्नीट्यूड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट पी था, इसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा, सेक्शन फॉर्मूला नहीं, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ पे x y z एंड यहाँ पे 0,0,0 ये ओरिजिन है, ठीक। तो ये कितना होगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 0, तो x माइनस 0 x हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 सिमिलरली y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। तो आपका अगर कोई पोजीशन वेक्टर बोला जाए कि ये हमारी पोजीशन वेक्टर है एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपको सिंपल ये चीज करनी है, उसके कोऑर्डिनेट्स पकड़ो, उनके तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड करो, उसका रूट ले लो, ठीक। ये चीज आपको पता होगी, बट अगर आपको नहीं पता तो आप इससे इमेजिन करो, पॉइंट पे बैठो, ओरिजिन पे बैठे, आपने देखा ये पॉइंट कितनी दूर है, जितनी दूर वो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा वो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक। उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है ये वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अगर z एक्सिस रहती है तो हम z के लिए भी सेम करते हैं, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा होता है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस x1 x2, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं 3D स्पेस में एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट होता है। तो पोजीशन वेक्टर के केस में एक हमारे पास 0 है, मतलब y(x1) 0 यहाँ पे, y1 0 यहाँ पे एंड z1 0 यहाँ पे। तो सिंपली बचा क्या, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर भी खत्म हुआ। पोजीशन वेक्टर में बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कोई पॉइंट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, पॉइंट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर, तो ये आपका सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, एट्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। एट्थ क्वाड्रेंट में आपके सारे नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 ऐसे करके हो सकता है, ठीक। तो आपको दो चीजें याद रखनी, डायरेक्शन होगी ओरिजिन से पॉइंट तक, मैग्नीट्यूड आपका ऐसे निकलेगा, जो भी आपका कोऑर्डिनेट्स हो इंडिविजुअल का स्क्वायर करके ऐड करो, रूट ले लो, ठीक। एंड कॉन्सेप्ट अभी हमने समझ लिया कि ओरिजिन पे बैठो, पॉइंट की तरफ देखो, वो हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, जितनी दूर है वो हो गया मैग्नीट्यूड एंड जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो वो हो गया डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। नाउ अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, रेशियो एंड कोसाइंस। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन ऑफ, कोई भी वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, अब वेक्टर ए देखो लिखते कैसे हैं, आपने शायद देख रखा हो 11th क्लास में, आपने देखा ही होगा। यहाँ पे हमने लिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, i j k कैप क्या है वो हम पढ़ेंगे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर है इन शॉर्ट, ठीक। तो हमें डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे मेन कॉन्सेप्ट क्या है। डायरेक्शन रेशियो अगर आपसे पूछा जाए, डायरेक्शन रेशियो, तो यहां पे सिंपली डायरेक्शन रेशियो आपको बताना है 2 3 -5, 2, 3, -5। ध्यान रहे अगर कोई माइनस में तो वो माइनस के साथ लिखा जाएगा, ठीक। 2, 3, -5, ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो। सिंपल, आपके पास कोई भी वेक्टर है उसके जितने भी नंबर है उसको उठा के आप लिख दो 2 3 -5। अगर यहाँ पे 2/5 होता तो डायरेक्शन रेशियो हो जाता 2/5, ठीक। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, आपको वेक्टर देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो इन शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है, काफी इजी है, ठीक। डायरेक्शन रेशियो ये होता है, जो भी नंबर है उसको उठा के लिख दो, वो हो गया डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल्स टू 2 लिखा
अगर हमसे x का पूछा जा रहा है कि x एक्सिस में डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, x के लिए हमारे पास ये x का होता है, j हमारा y का होता है एंड k हमारा होता है k का, एंड डायरेक्शन कोसाइन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये भी y वाला भी एंड z वाला भी। तो सबसे पहले अगर हमें x का लिखना है तो 2 अपॉन अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 3 अपॉन यही सेम चीज रिपीट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, कॉमा माइनस 5 है तो माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक, कॉमा 3 अपॉन, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं ना, 25 और 9 आपका हो गया 34, 4 38, अंडर रूट 38, यहाँ पे होगा आपका अंडर रूट 38। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 38, 3 अपॉन अंडर रूट 38, कॉमा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 38। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल, आपको वेक्टर देखते ही पता चल जाएगा, ये सिंपल सी ट्रिक है। डायरेक्शन रेशियो कोई पूछे, जितने भी नंबर हैं उसको आप वैसे लिख दो 2 3 माइनस 5, ये आपका इन शॉर्ट ये जो पॉइंट है, ये आप 3D प्लेन में अगर ये पॉइंट बनाओगे तो उसका पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक, समझ रहे हो। आपका कोई पॉइंट होगा 3D स्पेस में, यहाँ पे x y z, तो x में आपका 2 यूनिट्स, y में आपका 3 यूनिट्स एंड z में आपका नीचे की साइड -5 है ना, तो नीचे की साइड आएगा। तो यहाँ पे आपका 2 3 एंड यहाँ पे आपका कहीं होगा ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर सेम है, ठीक। पोजीशन वेक्टर ही लिखा हुआ है ये, इसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया गया है। -5 लिखा है मतलब z की पॉजिटिव की अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे +5 की जगह -5 है तो नीचे की साइड होगा, z हमारा ऊपर जा रहा है, -5 हमारा नीचे की साइड जाएगा, ठीक। ये कुछ नहीं है, बस पोजीशन वेक्टर है। एंड आपसे अगर कोई पूछा जाए कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर हैं, जैसे यहाँ पे 2 था तो 2, 3 का 3, -5 का -5, ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, ठीक। एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 2 लिखा 3 -5 कॉमा कॉमा कॉमा, उसके बाद मैग्नीट्यूड ले लो डिवाइड में, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अब समझते हैं इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं, निकालना तो सीख लिया हमने, निकालना काफी इजी है। आपको वेक्टर देख के पता चल जाए कि रेशियो क्या है। कोसाइन के लिए आपको थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ सकता है डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर कैसे लगाएंगे हम, OP। यहाँ पे फिर से हम P पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। ऑफ पॉइंट P, कोई पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर हमने लिया OP, तो O क्या हुआ आपका ओरिजिन, P हो गया आपका फाइनल पॉइंट, ठीक। इसको बनाते हैं एक बार 3D प्लेन में बना के देखते हैं। पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x, y, z। अब ये x, y, z क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। x एक्सिस में x यूनिट, y एक्सिस में y यूनिट एंड z में z यूनिट्स, ठीक। x ये आपका y, ये आपकी थर्ड एक्सिस, ठीक। यहाँ पे आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन, ये हमारी हो गई x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक। अब मैं यही प्रेफर करता हूं कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x y z दिए जाएं। आप कुछ भी कर सकते हो, इसको x कर सकते हो, उसको y, इसको z, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बस, ठीक। x y z। अब मैंने बनाया पॉइंट P मैंने लिया यहाँ पे, ठीक। पॉइंट P हो गया ये, इसको अभी मैं लिख नहीं रहा हूं नाम, बस यहाँ पे पॉइंट P है एक, जो x, y, z में है। ऐसा समझो कि यहां से x यूनिट्स दूर, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे x यूनिट्स दूर है, यहाँ से ओरिजिन से x यूनिट्स दूर है x डायरेक्शन में। यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ये रहा x, ठीक। इसको अभी रब करते हैं, आपके ये भी x एक्सिस, x यूनिट में वो x यूनिट्स चला x एक्सिस में, y एक्सिस में वो कितना चला y यूनिट्स, ठीक। y एक्सिस में वो चला y यूनिट्स एंड z में कितना चला z यूनिट्स।
इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पे अगर 1,2,3 होता तो वो x में 1 यूनिट्स, y में 2 यूनिट्स, z में 3 यूनिट्स, ठीक। तो उस हिसाब से हम करते। सो हमने पॉइंट P बनाया, x y z हमने लिख दिया। अब क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको और एक बॉक्स टाइप बना देता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये हो गया आपका। अब देखो, अब शायद थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिख रहा हो। यहाँ पे जो मैंने ब्लू से बनाया है उससे समझो अब, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन कैसे क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। ये हमारा था पॉइंट P, ये हमारा P पॉइंट था। कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x, y, z। तो x अगर है तो ये मेरा हो गया x, ठीक। इतनी लेंथ यहां से आ रही है, इतनी लेंथ ये हो गई मेरी y, ये जितनी ब्लू से करी है मैंने यहां से लेके यहां तक, ठीक। एंड यहां से लेके ऊपर तक इस वाले पॉइंट तक ये हो गया मेरा z कोऑर्डिनेट, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, पहले पोजीशन वेक्टर बना लेता हूं। पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक, ओरिजिन से लेके मैंने उस पॉइंट तक ज्वाइन कर दिया, ठीक। ओरिजिन से उस पॉइंट तक ज्वाइन किया तो ये हमारी हो गई ओपी वेक्टर, ये वाली वेक्टर, ठीक। एंड यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर आर। लेट कर लिया कि वेक्टर आर या फिर वेक्टर ए, आप कुछ भी दे सकते हो। अब सिंस एक्स एक्सिस एक लाइन है ऐसी, एक्स एक्सिस आपकी बाहर की साइड आ रही है एंड ओपी वेक्टर आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, इसको मैं ऐसे समझो, ठीक। यहाँ पे आपका ओरिजिन है, ये आपकी एक्स एक्सिस बाहर को आ रही है एंड ये आपका ओपी वेक्टर इधर की साइड को बन रहा है, ठीक। आपकी एक्स में भी बाहर है, ये आपका एक्स में भी थोड़ा सा बाहर है, वाई में भी थोड़ा सा बाहर है एंड जेड में भी थोड़ा सा ऊपर है, ठीक। तो ऐसे बना हुआ है। इसको अभी हम एक्स एक्सिस की रेस्पेक्ट में समझ रहे हैं। ये है तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, ठीक। दो लाइंस हैं तो ऑब्वियसली ये एंगल होगा। इसको मैं थोड़ा सा मोड़ के दिखाऊं, ये ऐसे बना पड़ा है एक्स एक्सिस एंड ये जो ब्लू मार्कर है ये हो गया आपका ओपी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में कुछ ऑब्वियसली एंगल है। तो ये जो ये वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस, इसके बीच में मैंने लिया अल्फा एंगल, ठीक। अब इसको ऐसे समझो, ये आपका वाई एक्सिस को लेते हैं एंड ये आपका फिर से सेम, तो आपका वाई एक्सिस ये वाला है, वाई एक्सिस ये, एंड ये है आपका पोजीशन वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में भी एक एंगल है, तो ये एंड इसके बीच में भी एक एंगल है, ये अल्फा है तो इसको हम बीटा मान लेते हैं, ठीक। अब जेड एक्सिस लेते हैं एंड ये आपकी ये वेक्टर, हमने ये ली जेड एक्सिस एंड ये आपका वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में भी एक एंगल होगा, उसको हम ले लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक। अल्फा बीटा गामा। अब यहां तक चीजें हुई, यहां तक समझ में आया तो ही आगे जाना, नहीं तो रिवाइंड करके फिर से देखो। ये हमने पॉइंट ए लिया एक्स एक्सिस पे, पॉइंट बी एंड यहाँ पे पॉइंट सी। मैं एक चीज लिख देता हूं, ओ ए इक्वल्स टू एक्स, ओ बी इक्वल्स टू वाई एंड ओ सी इक्वल्स टू जेड। हमने एक्स वाई जेड तीनों डिस्टेंस मेजर कर रखे हैं। मेजर क्या करने हैं, पॉइंट पी इसीलिए बना है, एक्स में आगे, वाई में थोड़ा इस साइड एंड जेड में थोड़ा सा ऊपर, ठीक। सो अब मैंने क्या करा, पी पॉइंट को ए से जोड़ा, पी पॉइंट को बी से एंड पी पॉइंट को सी से जोड़ दिया। देखो ए से जोड़ा, बी से एंड जोड़ा सी से। अब एक चीज समझो, यहां पे अगर मेरे पास ये अगर वाई एक्सिस है एंड ये मेरे पास एक्स एक्सिस है एंड यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये वो मेरे पास एक्स एक्स वो वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस, इस पॉइंट को अगर मैं उस एक्सिस से मिलाऊंगा, यहां से मैंने इस एक्सिस को यहां पे मिलाया तो यहां पे ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक। अगर पॉइंट को इस पॉइंट को मैंने यहां पे बनाया, एक्स एक्सिस में मिला दिया, यहां पे नीचे मिलाया तो यहां पे ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक। सिमिलरली 3D ज्योमेट्री में अगर इस पॉइंट को मैंने एक्सिस से मिला दिया ए बी और सी पॉइंट पे तो यहां पे बनेगा आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक। यहां पे बनेगा आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक। ये सेम डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। इसको अगर मैं ट्राइंगल अलग अलग करके दिखाऊं, सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल जो आपका एक्स ओ ए पी ट्राइंगल, ओ ए एंड पी। तो कैसे बना है, ये आपकी एक्स एक्सिस आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक। ये आपकी एक्स लेंथ है, ये आपकी वेक्टर आर, यहां से ओ पी पी ट्राइंगल है, ठीक। ये आपका राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है ए पे, ठीक। एंड ये है आपका
ओपी एंड एक्स एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा। इसके अगर मैं बोलूं कि आपको कॉस अल्फा की वैल्यू बतानी है, कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोट। बेस क्या है यहाँ पे एक्स एंड हाइपोट क्या है आपकी आर। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पे आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बनाऊं ओ ओ बी एंड पी, यहाँ पे फिर और कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस एंड ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस वाई। एंगल भी आपका अल्फा की जगह हो जाएगा बीटा। ठीक, अगर मैं बोलूं आपका कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा आपका कुछ नहीं होगा, कॉस बीटा आप इसका कॉस निकालो आप, बेस अपॉन हाइपोट, बेस यहाँ पे एक्स, आपका हाइपोट सेम है सिंस ओपी वेक्टर तीनों में कॉमन है। ओपी वेक्टर एक्स के लिए भी उतनी है, वाई के लिए भी उतनी है, जेड के लिए भी उतनी है। ठीक, तो आपका इसका मैग्नीट्यूड। एंड सिमिलरली जेड के केस में, जेड एक्सिस का केस लें अगर, तो यहाँ पे बी की जगह हो जाएगा सी, वाई की जगह हो जाएगा जेड एंड बीटा की जगह हो जाएगा गामा। ठीक, एंड अगर मैं बोलूं कॉस गामा कितना होगा, फिर से भाई बेस अपॉन हाइपोट, यहाँ पे बेस हो जाएगा आपका जेड, तो यहाँ पे जेड अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वेक्टर आर थोड़ा ढंग से बना। ठीक, तो यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये क्या हो गया आपका एक्स अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, वाई अपॉन आर का मैग्नीट्यूड एंड जेड अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पे हम कॉस ले रहे हैं, इसलिए हम नाम दे रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है। हम डिवाइड किस में कर रहे थे, डायरेक्शन कोसाइन में कर रहे थे। इसको हम कभी कभी एल बोल देते हैं, इसको हम कभी कभी एम एंड इसको हम बोल देते हैं एन। ठीक, यहां से डायग्राम रब करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम रब करा। एंड पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर आर का मॉड इक्वल्स टू आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, तो आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 मिलेगा आपको। ये रूल हमेशा याद रखना। कैसे मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू एक्स अपॉन इस, अब आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, ऊपर स्क्वायर करना, जे स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बीटा के केस में सब सेम रहेगा, बस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड सिमिलरली गामा के केस में वाई स्क्वायर को हटा के जेड स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम सेम है एंड ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बनेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन नीचे सेम। ठीक, तो इससे मेरा ये कैंसिल एंड यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1। तो ये चीज आपको याद रखनी की कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा पोजीशन वेक्टर एंड आपकी एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है, बीटा आपके पोजीशन वेक्टर एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल है, एंड गामा आपके पोजीशन वेक्टर एंड आपकी जेड एक्सिस के बीच का एंगल है। ठीक, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर एंड आपका जेड एक्सिस के बीच का एंगल, ये आपका पोजीशन वेक्टर एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल, एंड जो अल्फा है वो आपका पोजीशन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। ये चीज आपको याद रखनी है। अब कभी कभी आपको ऐसे भी बोल देगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, क्योंकि अब कॉस अल्फा इक्वल्स टू एल, उसको स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू एल, कॉस बीटा इक्वल्स टू एम एंड यहाँ पे कॉस गामा इक्वल्स टू एन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नाम है, तो आप चाहे कॉस अल्फा बोलो या एल बोलो, एक बात है। सिमिलरली कॉस बीटा कॉस गामा के लिए एम एंड एन है। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन समझ लिया हमने। अब समझते हैं डायरेक्शन रेशियो कैसे आते हैं। डायरेक्शन रेशियो, रेशियो सबसे पहले समझो कि किस किस रेशियो में डिवाइडेड है वो वेक्टर। एक्स एक्सिस में कितना रेशियो है उसका, वाई एक्सिस में उसका कितना रेशियो है एंड जेड एक्सिस में कितना रेशियो है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं इस पार्ट को, तो इसको मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूं यहाँ पे। L इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर।
मैग्नीट्यूड को हम बिना मॉड के एंड वेक्टर हटा के भी लिख सकते हैं। अगर आपका वेक्टर नहीं लगा एंड मैग्नीट्यूड भी नहीं है तो वो आपका मतलब आपका वेक्टर ये भी नहीं लगा, अगर आपका एरो नहीं लगा ऊपर एंड ये मॉड भी नहीं है तो ये भी आपका मैग्नीट्यूड ही होगा। ठीक, तो x अपॉन आर इक्वल्स टू एल। तो यहां से x की क्या वैल्यू आ गई, एल आर। x की वैल्यू क्या आ गई, एल आर, आर उधर चला गया मैग्नीट्यूड। सिमिलरली m के लिए y अपॉन आर, तो यहाँ पे हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई, एम आर। एंड z के लिए हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एल एम एन, n के लिए हमारे पास z अपॉन आर, तो यहाँ पे हमारे पास z की क्या वैल्यू आ गई, एन आर। तो जो एल आर, एम आर एंड एन आर ये तीनों है हमारे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ठीक, अब डायरेक्शन रेशियो आपके एल आर इक्वल्स टू एक्स, एम आर इक्वल्स टू वाई, एन आर इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पे अगर मैं एल आर लिख दूं एक्स की जगह, वाई की जगह अगर मैं लिख दूं एम आर एंड जेड की जगह मैंने लिख दिया एन आर, तो एक ही बात है। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है एंड इसका ही पोजीशन वेक्टर तो बनाया था मैंने। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो ऐसे ही तो बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसलिए मैंने बोला कि डायरेक्शन रेशियो जो है आप डायरेक्टली ये वैल्यूज उठा के लिख दो, वो हो जाएंगी डायरेक्शन रेशियो। एंड अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो पहले ये वैल्यूज रखो एंड उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तीनों को, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन। सो अभी तक हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया, पोजीशन वेक्टर समझ लिया, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी करके देख लिया एंड कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अब आपके इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं छोटे छोटे, जैसे आपका जीरो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर, को लीनियर, को इनिशियल, उसके बाद आपका नेगेटिव वेक्टर। ये 5 हैं आपके सिलेबस में। खैर, तो जल्दी से इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। जीरो वेक्टर कौन सा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन एनीथिंग, आपकी कुछ भी डायरेक्शन हो, अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट करेंगे कोइंसाइड। अगर आपका कोई वेक्टर यहां से शुरू हो रहा है एंड यहीं पे खत्म हो जा रहा है तो वो आपका जीरो वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड कुछ है ही नहीं, इसकी डायरेक्शन चाहे ऊपर की साइड हो, चाहे नीचे, चाहे लेफ्ट राइट, कुछ भी हो, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, तो वो है आपका जीरो वेक्टर। इसके बाद आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की क्या स्पेशलिटी है, यूनिट से ही आपको नाम समझ आ रहा होगा, यूनिटी। यूनिटी अगर हम मैथ्स में बात करें तो 1 होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 एंड डायरेक्शन फिर से आपकी कुछ भी हो सकती है, तो वो होगा आपका यूनिट वेक्टर। ठीक, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये आपकी लेट से कोई लाइन है एंड यहाँ पे आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये आपका 1 यूनिट का डिस्टेंस है इसके बीच में। ठीक, एंड अगर ये ए है, ठीक, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए कैप, यहाँ पे मैं इसको कैप पहना दूंगा, ए कैप, तो ये हो जाता है हमारा यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक, जैसे अगर मैं कोई वेक्टर है 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड लूं अगर, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल का अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन 3 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन 3 एंड इसका स्क्वायर 1 अपॉन 3 का अंडर रूट, एलसीएम आपका 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया 1। तो ये है आपका यूनिट वेक्टर, इसकी जगह आपका कुछ और भी हो सकता है। ठीक, सो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन कुछ भी होगी। कोलिनियर, कोलिनियर मतलब पैरेलल आपका एक तरह से कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। जैसे ये एक वेक्टर है मेरा, जैसे इसका एक मैग्नीट्यूड है, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है एंड इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड है। ठीक, एंड मैंने ये एक वेक्टर ले लिया। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक, इसको मैंने कितना भी मूव कर रखा हो, इसकी डायरेक्शन नीचे, इसकी डायरेक्शन ऊपर, एंड इसकी अगर मैं डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं तो इसका मैंने कैप लगा के
डायरेक्शन वो मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये चीज आप समझो। उसके बाद हमारे पास कौन से हैं आपकी एनसीईआरटी में, एंड उसके बाद आपका को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, इसका नाम से समझ में आ रहा है कि अगर इनिशियल पॉइंट सेम है, वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट या फिर कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक, तो वो होगा हमारा को इनिशियल। कोलिनियर में हमारी एक चीज और, पैरेलल वेक्टर ऑन सेम लाइन। हमारी अगर एक लाइन है ऐसी, ठीक, तो अगर इतने से बीच में हमारे पास एक वेक्टर है एंड इतना हमारे पास एक वेक्टर है, तो ये हमारे पास को लीनियर होगा। एक लाइन में ये आपके पैरेलल है, ठीक, मैं खुद के भी पैरेलल हो सकता हूं, तो ये लाइन खुद के पैरेलल है, ठीक। यहाँ पे आप दो पैरेलल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे, इनके बीच में अगर डिस्टेंस कम कर दिया जाए, अगर इनके बीच में डिस्टेंस 0 कर दिया जाए, तब भी वो पैरेलल रहेंगी, ठीक। तो यहाँ पे ये वेक्टर एंड ये वेक्टर आपके कोलिनियर है, पैरेलल वेक्टर तो हैं बट वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपका ये एंड ये, ठीक। ये आपका एक वेक्टर है, एक वेक्टर आपका ऊपर की साइड जा रहा है, एक वेक्टर नीचे की साइड जा रहा है, बट ये आपकी है सेम लाइन पे, ठीक, पैरेलल है बट सेम लाइन पे। तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपका नेगेटिव वेक्टर बनता है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इसी वेक्टर का अपोजिट कर दो, मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं एंड डायरेक्शन कर देते हैं अपोजिट। मैग्नीट्यूड हमने रखी सेम एंड डायरेक्शन कर दी ऑपोजिट, SITE, ठीक। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है तो उसको ऐसे ना ले जाके हम उसको ऐसे ले जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, पलट दिया गया उसकी डायरेक्शन को, ठीक है। आप अगर ऐसे जा रहे हो तो आपको जाना उसी स्पीड से, बट आपको उधर नहीं इधर जाना है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वेक्टर। एक आपका लास्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जब दो वेक्टर आपस में इक्वल हो जाते हैं, जब उनका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हो जाते हैं सेम। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम, ठीक। जैसे ये मार्कर आपके आइडेंटिकल हैं, तो इसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ये आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की साइड एंड इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा। सिमिलरली आपका दूसरा वेक्टर भी है ये, तो आपके ये दोनों वेक्टर हैं आपके इक्वल वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ये, ठीक। तो ये आपके 6 टाइप्स के वेक्टर होते हैं जो आपके सिलेबस में है। हमने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन खत्म कर लिया, पोजीशन वेक्टर हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करके 3D ज्योमेट्री पे जंप कर जाएंगे, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफी उसका वेटेज भी अच्छा है बोर्ड में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई एंड चीजें समझ में आई, स्पेशली डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, नए व्यूअर हो एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेरी रह गई हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने का ट्राई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।